सैयद वजाहत हुसैन रिजवी के निवास पर अल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष सदर मौलाना सैयद साइम मेहदी नकवी ने प्रेस को संबोधित किया। मौलाना साइम मेहदी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी से संबंधित एक आयोजन मजलिस में शिरकत करने एवं व्याख्यान हेतु 2 दिन के भ्रमण पर बरेली आए हुए हैं। साइम मेहदी ने कहा कि बोर्ड 2005 में कायम हुआ था और तभी से सुचारू रूप से चल रहा है। पिछले दिनों बोर्ड की नई कार्यकारिणी बनाई गई है। बरेली जिला से सैयद यूसुफ रजा रिजवी और कलीम हैदर नकवी एडवोकेट के अच्छे कार्यों को देखते हुए 3 साल के लिए फिर कार्यकारिणी सदस्य नियुक्त किया गया है। कॉमन सिविल कोड के सिलसिले में उन्होंने कहा कि पहले सरकार कॉमन सिविल कोड का प्रारूप जनता के सामने एवं धर्म गुरुओं के सामने रखे, तब उसमें कोई खामी या खूबी बताई जा सकती है। किसी भी कानून को स्वयंभू बनकर थोप देना ज्यादती होगी। इस तरह का कानून हर धर्म के लिए नुकसानदेह होगा, क्योंकि हर धर्म के अपने अलग अलग तौर तरीके हैं। सरकार को सभी धर्मों की आस्थाएं और रीति रिवाज को ध्यान में रख सबकी सुविधा अनुसार कानून बनाया जाए। उन्होंने बताया कि पर्सनल लॉ बोर्ड समाज के हर तबके के लिए काम कर रहा है और जल्द ही बोर्ड का और अधिक विस्तार किया जाएगा। इस अवसर पर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के कार्यकारिणी सदस्य कलीम हैदर नकवी एडवोकेट एवं अन्य सदस्य सैयद यूसुफ रजा रिजवी, बैतुसला मस्जिद के इमाम मौलाना सैयद सैफ अली जैदी, वजाहत हुसैन रिजवी, अरमान हैदर, इरशाद अली जैदी, जैगम अब्बास रिजवी, शाहनवाज अब्बास, गुलफाम रजा, समर अब्बास नजम आदि उपस्थित रहे। बरेली से मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट। नकवी कहते हैं, मैं ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रेसिडेंट। आज किस सिलसिले में यहाँ आना हुआ? यहाँ पर एक धार्मिक हमारा प्रोग्राम है जिसे मजलिस कहा जाता है, जो हज़रत इमाम हुसैन की याद में मुहर्रम मनाया जा रहा है। उसी सिलसिले में मुझे इनवाइट किया गया है और मैं आया। मजलिस कब से शुरू हो रही है? मजलिस तो कल है, लेकिन यहाँ एक प्रोग्राम रात में भी यहाँ पर है, इसलिए मैं आज आया हूँ और एक प्रोग्राम कल है जिसको एड्रेस करूँगा। बहरहाल मुझे लोगों से मुलाकात का मौका मिला, तो सबसे पहले मैं एक पैगाम ये दे रहा हूँ कि मैं सेकंड टाइम ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का चेयरमैन चुना गया हूँ। तो जो हमारी कार्यकारिणी थी और पदाधिकारी जितने भी थे वो डिज़ोल्व हो गए थे। सेकंड टाइम उनको फिर से बनाना था, जिसमें मुझे कहते हुए अच्छा लग रहा है कि बरेली से जो 2 सदस्य यानी कार्यकारिणी के हमने चुने थे, उनके कार्य से हम संतुष्ट हैं। तो हमने उनको फिर से 3 साल के लिए कार्यकारिणी का सदस्य नियुक्त कर दिया है, जिसमें जनाब सैफी साहब और यूसुफ रजा साहब दोनों लोग बरेली से चुने गए। चूँकि आप ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि भारत सरकार जो है यूसीसी लाना चाह रही है, इस पर क्या राय है आपकी? बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं इस सिलसिले में काफ़ी बोल चुका हूँ। देखिए, बहुत सीधी सी बात है। मैंने लॉ कमीशन को भी एड्रेस करते हुए जो सरकार ने अभी बनाया था इस सिलसिले में, मैंने कहा है कि पहले सरकार ये बताए कि यूसीसी में वो चाहती क्या है, इसलिए कि बग़ैर किसी चीज़ के इल्म के, जानकारी के हम उसके ऊपर कमेंट क्या करें। आप पहले ये बताइए कि आप क्या अमेंडमेंट करना चाहते हैं, किस रूप में आप यूसीसी को लाना चाहते हैं, क्योंकि ये एक धर्म की बात तो है नहीं। तो किसी एक धर्म वाले से ये पूछना कि आप क्या चाहते हैं, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। सरकार यूसीसी के बारे में पहले अपना डिसीजन हमें बताए कि हम ये चाहते हैं, उसके बाद जितने धर्मगुरु हैं वो बैठ के आपस में तय करेंगे कि ये उचित है कि नहीं है, या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसको हम बाद में बता पाएंगे। यूसीसी का मसौदा तो अभी तैयार हुआ नहीं है, सरकार ने तैयार नहीं किया है, लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु है वो चिल्लाने लगे, आखिर क्यों नहीं? तो फिर आप हमसे सवाल क्यों कर रहे हैं? जब आप लोग नहीं, हम कमीशन को आप लिखकर भेज रहे हैं। नहीं, आपने नियुक्त क्यों किया? लॉ कमीशन क्यों बनाया?
अगर आपके जहन में ये बात नहीं है तो आपने लॉ कमीशन बनाया क्यों? हम सरकार से पूछ रहे, इसका उत्तर सरकार हमें दे दे। हम आज चिल्लाने को हम बाद में बताएंगे हम क्यों चिल्ला रहे हैं। बाकी और कम्युनिटी है जैसे कि ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, आदिवासी हैं, वो कोई यूसीसी के मसले पर खामोश है, सब कोई नहीं बोल रहा है। लेकिन सबसे पहले हमारे मुस्लिम धर्मगुरु जो हैं वो इस पर एक्टिव नजर आते हैं। क्या वजह है? देखिए, वजह ये है कि आप अभी एक मसले में सुप्रीम कोर्ट में तलाक के मौजू पर बात कर चुके हैं, जिसने किसी और धर्म के लिए आपने क्यों नहीं अमेंडमेंट किया अभी तक? सिर्फ एक ही तलाक के बारे में आपने क्यों अमेंडमेंट कर दिया? मुस्लिम ही का केस है ना तलाक। जो एक बात हो गई सामने, लिहाजा उस पर मुस्लिम ने एक्शन लिया। किसी और धर्म के बारे में अभी तक कोई डिसीजन सरकार ने लिया नहीं है, इसलिए से लोग चुप के बैठे हुए हैं। कॉमन सिविल कोड, यकसा कानून, कॉमन सिविल कोड, यकसा कानून। यस। तो यकसा का मतलब कि सारे लोगों के लिए, लेकिन दूसरे लोग नहीं बोल रहे हैं और हमारे धर्मगुरु बोल रहे हैं। नहीं, देखिए, यकसा का मतलब क्या होता है? हम यकसा ही के तो डिफिनेशन आपसे चाह रहे हैं। आप पहले यकसा की डिफिनेशन हमें बताइए, तब हम मतलब उसके ऊपर अगर मतलब चुपके बैठे रहें तो आप चुपके बैठे रहे तो आप कहेंगे आप बोलते नहीं हैं, आपकी ड्यूटी है बोलिए। और जब बोलते हैं तो आप कहते हैं क्यों बोल रहे हैं? मतलब जैसे कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने ये कहा कि हमारे यहाँ मसौदा तैयार हो गया है, हम इसे उत्तराखंड में लागू करेंगे। क्या इसे सही मानते हैं आप? ये तो केंद्रीय सरकार के सोचने की बात है कि एक प्रदेश वाला, भाई उत्तराखंड हो या झारखंड हो या यूपी हो, सब केंद्र के अंडर में है। हर एक को खुद पावर दिए हैं केंद्र ने, उसका यूटिलाइज आप कर रहे हैं। लेकिन आपने जो मुसविदा बनाया वो सिर्फ उत्तराखंड के लिए बनाया है या पूरे देश के लिए बनाया है? नहीं, उत्तराखंड राज्य को तो अधिकारी नहीं है, ये कि केंद्र के अधीन आता है। तो हम आपकी टिप्पणी चाहते हैं। हाँ, नहीं, मतलब ये कि हम जब एक बात के बारे में केंद्र सरकार से वार्ता कर रहे हैं तो हम किसी प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से क्यों बात करें? इसलिए तो उत्तराखंड में भी रहते हैं ना। नहीं, हम तो क्या उत्तराखंड हिंदुस्तान से अलग है? नहीं, हिंदुस्तान में है। तो ये बात आपको प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री को लिख करके भेजना चाहिए कि ये जो आपका उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर है ये गलत कर रहा है, इससे लोगों मुसलमानों बेचैनी पैदा हो रही है। देखिए, हमने पूरे हिंदुस्तान के लिए बात की है उनसे, हम किसी एक प्रदेश के लिए बात नहीं करेंगे। ये तो सरकार को एक्शन लेने की बात है कि उसने कैसे मतलब अपना मुसविदा बना के और ऐलान किया कि हमने मुसविदा बना लिया। भाई हम पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं और केंद्र से बात कर रहे हैं।